Hello students, we are starting a new topic in 12th and that is ecology. हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे बोर्ड हो या नीट हो, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीट का केस अगर देखेंगे तो नीट में ऑन एन एवरेज इस अकेले टॉपिक में से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन, यस 15 to 18 क्वेश्चंस अकेले इकोलॉजी के आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेक्शन लेने के लिए कि अगर इसके ऊपर कमांड है हमारी और क्वेश्चन गलत नहीं हुए तो ये अकेला ही हमें मेरिट में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाने के लिए सफिशिएंट होता है। और अगर हमारा सिलेक्शन हो रहा है तो हमारी मेरिट को इंप्रूव करने, कॉलेज को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सवाल दिखने में बहुत भारी भरकम नहीं होते इकोलॉजी के, लेकिन एक्यूरेसी चाहिए। मतलब स्टूडेंट से जो हमारा फीडबैक है वो ये है कि स्टूडेंट उसमें एरर जल्दी करता है। उसको ये लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी तरह हो जाएगा, ऐसा है नहीं। जबकि क्वेश्चन तभी होगा जब आपको एक्यूरेट नॉलेज है, बिल्कुल शार्प नॉलेज होगी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत पास पास आते हैं। बायोलॉजी में ये चीज बहुत महत्व रखती है और इकोलॉजी में और भी ज्यादा, उसके इकोलॉजी वाले पोर्शन में और भी ज्यादा, क्योंकि बायोलॉजी में बच्चे की काफी कॉमन टेंडेंसी है कि बच्चा क्वेश्चन को छोड़ता तो मुश्किल से ही है, अटेम्प्ट तो करेगा वो, लेकिन वो अटेम्प्ट करेक्ट आना चाहिए। यही हमारा लगातार टारगेट रहेगा, हमारी नॉलेज शार्प चले और अटेम्प्ट करेक्ट आना चाहिए। दोनों तरह के पॉइंट आएंगे, कुछ स्टोरी भी चलेगी। मतलब इकोलॉजी में काफी कनेक्टेड पॉइंट्स है, स्टोरी चलती है, लंबी स्टोरी चलती है, स्टोरी कनेक्ट कर दी है, उनसे क्वेश्चंस बनेंगे, जुड़ी हुई चीजें आपस में, क्योंकि नेचर में चीजें जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आप। और कुछ फैक्चुअल पॉइंट भी आएंगे, याद करने के भी आएंगे, उनको भी कवर करते हुए चल रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर डिस्कशन आया इकोलॉजी में कि इकोलॉजी है क्या, कैसे डिफाइन किया, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। क्रिटिकल वर्ड क्या है? इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। हम हो या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो, जहां भी अपने एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो क्या वो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसके साथ कुछ संबंध रख रहे हैं? बिल्कुल। इसी को क्या कहते हैं? इंटरेक्शन। मतलब ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो संबंध है वही लिखा जाता है इंटरेक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है। इसी डेफिनेशन को थोड़ा शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है। ऑर्गेनिज्म किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्या एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रभाव डाल रहा है? एरो पे ध्यान देंगे, इधर एरो लगाया है। एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, कैसे? फैक्टर के माध्यम से, जैसे टेम्परेचर। सबसे कॉमन फैक्टर है एनवायरनमेंट का, टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म को प्रभावित कर रहा है। क्या ऑर्गेनिज्म भी वापस एनवायरनमेंट पर कुछ प्रभाव रखता है? सबसे आसान एग्जांपल लिखा है पोल्यूशन। हमारी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो उसकी क्वालिटी को प्रभावित करता है। तो अब देख लो आप डेफिनेशन को दोबारा। Organisms and environment interact with each other. यही प्रभाव क्या कहला रहे हैं? Interaction. And this complete study is called ecology. इनके आपसी इंटरेक्शन एक दूसरे को प्रभावित कैसे कर रहे हैं, इसकी जो कंप्लीट स्टडी है यही क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। ये बेसिक आइडिया हो गया इकोलॉजी का। फिर मैंने कहा था कुछ याद करने के भी पॉइंट आएंगे, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि हाँ जी, रट्टा लगाने वाला भी कुछ पॉइंट आएगा बीच में। जैसे ये याद करने वाला फैक्चुअल पॉइंट है, फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर, REITER, रिटर नाम याद रखना है। वो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार की स्टडीज की, इस क्षेत्र को डेवलप किया, रिटर। और ये जो टर्म है इकोलॉजी इन स्टडीज के लिए, ये टर्म किसने दिया? हैकल ने। दोनों नाम याद रखने हैं। तो इकोलॉजी का मीनिंग एक्सप्लेन हुआ और उनके बारे में जो बैकग्राउंड में दो इकोलॉजिस्ट के नाम आ गए, एक आ गया रिटर और एक आ गया हैकल का नाम। हाँ, यहां पर अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा आगे निकालेगा
तो वो और क्या जोड़ सकता है? यहां पर एक क्वेश्चन ऊपर मेंशन किया, वो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। नाम आता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। हाँ, अब यहां रामदेव आने पर थोड़ा संभल के चलना है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ये एक इंडिया के माने हुए इकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने काफी लंबे समय तक बीएचयू में इकोलॉजी को पढ़ाया। हम जो एनसीईआरटी में इकोलॉजी पढ़ते हैं उसका भी काफी बड़ा भाग लिखने में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का रोल है। फिर बोलता हूं, रामदेव मिश्रा वो रामदेव नहीं है जो सामान्य रूप से लोग जानते हैं, ये अलग पर्सन है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा माने हुए इकोलॉजिस्ट इंडिया के। तो ये 3 नाम आ गए याद करने के यहाँ पर एयर इकोलॉजी से संबंधित बेसिक आइडिया है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर हम आए, इकोलॉजी का जो स्टडी है वो 2 मुख्य भागों में डिवाइड होती है। वो 2 मुख्य भाग क्या क्या है? एक है ऑट इकोलॉजी, AUT, ऑट इकोलॉजी। जो ऑट इकोलॉजी है वो एक अकेले ऑर्गेनिज्म या एक अकेली स्पीशीज की इकोलॉजिकल स्टडी है। मतलब हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशीज के मेंबर्स की स्टडी करें तो इकोलॉजी की ये ब्रांच कहलाती है ऑट इकोलॉजी। लेकिन यदि जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं वो एक से ज्यादा स्पीशीज हैं, देन इट इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी। ये जो शब्द है SYN, सिन, इस शब्द का अर्थ ही है टुगेदर। तो टुगेदर मल्टीपल स्पीशीज को मिलाकर स्टडी की जाए तो ये कहलाती है सिन इकोलॉजी। आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप पहचानेंगे कि यदि मल्टीपल स्पीशीज का ग्रुप बना दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? कम्युनिटी। इकोलॉजी में कम्युनिटी शब्द उपयोग होता है ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्पीशीज के लिए। तो सिन इकोलॉजी का जब सवाल पूछता है या तो डायरेक्ट लिखेगा ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्पीशीज स्टडीड टुगेदर, सिन इकोलॉजी, या फिर इकोलॉजिकल स्टडी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी। फिर आंसर क्या बनता है? सिन इकोलॉजी आंसर बनता है। ध्यान से देख लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक क्वेश्चंस हैं। ऑट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल स्पीशीज स्टडी ऑट इकोलॉजी, मल्टीपल स्पीशीज की एक साथ स्टडी, देन दिस पार्ट ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी। फिर इसके बाद पॉइंट आता है हमारे डिस्कशन में इकोलॉजिकल हायरार्की का। हायरार्की शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारी इकोलॉजिकल स्टडी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी हो, किसी में भी जो उसके अलग अलग स्तर होते हैं, लेयर होते हैं, उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होती है, वही कहलाती है हायरार्की। उसको बोलते हैं हायरार्की। मैंने मेंशन किया है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेवल्स। जो विभिन्न स्तर हैं, यहां स्तर किसके हैं? अध्ययन के, स्टडी के, उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है वो हायरार्की कहलाता है। अब इकोलॉजिकल हायरार्की में जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग में? अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंजमेंट को जरा देख लेंगे तो वहां से आपको ये अरेंजमेंट का मीनिंग समझ में आएगा। पहले अरेंजमेंट में यहां पर बेसिक पॉइंट पे ध्यान देना है। मतलब हम इनका डिटेल भी पहचानेंगे पर एक साथ डिटेल पे नहीं जाना है। पहले बेसिक पे ध्यान देना है क्या क्या लेवल्स हैं इस स्टडी में। सबसे पहले नीचे का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। पहला लेवल जो दिख रहा है वो है ऑर्गेनिज्म। उससे अगला लेवल क्या दिख रहा है? पॉपुलेशन। सबका डिटेल दूंगा, पहले बेसिक पहचानना। अगला लेवल कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, फिर नीचे लिखा है लैंडस्केप, बायोम और आखिरी में बायोस्फीयर। क्या मीनिंग है? पहले वर्बली अप्लाई करेंगे। एक अकेले ऑर्गेनिज्म की स्टडी की तो लेवल सिंगल ऑर्गेनिज्म। अगर एक ही स्पीशीज के मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बन गया, उसकी स्टडी की पॉपुलेशन। फिर बोलूंगा सिंगल ऑर्गेनिज्म
एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही स्पीशीज के मेंबर्स का ग्रुप पॉपुलेशन, मल्टीपल स्पीशीज के मेंबर्स का ग्रुप कम्युनिटी। जब तक आपने कम्युनिटी का लेवल अचीव किया अपनी स्टडी में, तब तक आप केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। अभी आपने किसी भी एबायोटिक फैक्टर जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। तो केवल ऑर्गेनिज्म के स्तर पर स्टडी करें, अकेला ऑर्गेनिज्म सबसे पहला लेवल, फिर नंबर 2 पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज के मेंबर और मल्टीपल स्पीशीज के मेंबर्स की एक साथ कम्युनिटी। लेकिन कम्युनिटी के स्तर तक अभी आपने कोई एबायोटिक कंपोनेंट नहीं लिया। हाँ, इन ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीपल स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में यदि आप एबायोटिक फैक्टर्स भी जोड़ दें तो तुरंत अगला लेवल आता है इकोसिस्टम। फिर एबायोटिक फैक्टर जुड़े रहेंगे और कुछ और कंपोनेंट ऐड होंगे, फीचर्स ऐड होंगे, लैंडस्केप और बायोमा होंगे। वो कंपोनेंट क्या होंगे मैं उनके नंबर पे बताऊंगा, पर पहले ये पहचानना है कि ये यहां पर ये लाइन पहचाननी, इतनी लाइन पहचाननी है, ये इतनी लाइन को पहचानना है, ये जो ब्रैकेट क्रिएट कर रहा हूं इतना हिस्सा। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी तक केवल कौन से कंपोनेंट है? बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट है। इकोसिस्टम और उसके बाद के हिस्सों में कौन कौन से कंपोनेंट है? क्या बायोटिक अभी भी है? यस। और क्या जुड़ गए उसमें? एबायोटिक। बायोटिक कौन होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एबायोटिक के साथ, बायोटिक के साथ क्या जुड़ गए? एबायोटिक। कैसे एबायोटिक? जैसे एग्जांपल हमने कहा लाइट, वाटर। क्या नेचर में सिस्टम को चलाने के लिए इनका भी महत्व पता है? लेकिन स्टडी करना तो आपकी चॉइस है ना। आप अपनी चॉइस से अकेला ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लें, कौन रोक लेगा आपको? इसका मतलब जब आप अकेला ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं तब आपका टारगेट एबायोटिक नहीं है। फिर आपकी चॉइस है, आप एक स्पीशीज के मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं, देन यू कॉल्ड इट पॉपुलेशन स्टडी, आपकी चॉइस है। फिर आप मल्टीपल स्पीशीज के मेंबर्स को स्टडी कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे इस स्टडी के लेवल को? कम्युनिटी। यदि आपकी चॉइस है कि आप बायोटिक एबायोटिक मिलके स्टडी करेंगे तो तुरंत अगला लेवल क्या आ जाएगा? इकोसिस्टम। और बायोटिक एबायोटिक के साथ वहां का लैंड एरिया कैसा है उसके फीचर्स जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? लैंडस्केप। लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बायोम। और पूरी अर्थ की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? बायोस्फीयर। इन्हीं का डिटेल आएगा आगे। पहले ये हायरार्की। कैसे क्वेश्चन बनते हैं हायरार्की में? या तो इनमें से, इन सीक्वेंस में से 1-2 को गायब कर देगा और 1-2 को गायब करके आपसे ब्लैंक बना के पूछेगा कि इसमें कौन सा लेवल भरा जाएगा, ये पूछेगा आपसे। हाईएस्ट लोवेस्ट लेवल याद रखने हैं। और क्वेश्चन बोल के दिखाता हूं। आइडेंटिफाई द लेवल इन इकोलॉजिकल हायरार्की अप टू विच ओनली बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। केवल बायोटिक कंपोनेंट रखने वाला सबसे उच्च स्तर बताओ। क्या आंसर बना? कम्युनिटी। उल्टा सवाल, बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट रखने वाला सबसे निचला स्तर बताओ। इकोसिस्टम, क्योंकि बाकी तो इसके ऊपर है। तो केवल बायोटिक रखने वाला सबसे ऊपरी स्तर कम्युनिटी, बायोटिक प्लस एबायोटिक रखने वाला सबसे निचला स्तर इकोसिस्टम। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे हायरार्की में से। फिर आती है इसकी डिटेल। इसकी डिटेल आई तो सबसे पहला लेवल आ गया हमारा डिस्कशन का, क्या? ऑर्गेनिज्म का। आप देख लो यहां पर फिर से किससे स्टार्टिंग है? ऑर्गेनिज्म। इसी का ही डिटेल लेना है हमें। क्या डिटेल आता है? ऑर्गेनिज्म में सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है, प्रोमिनेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी है। जो ऑर्गेनिज्म है हायरार्की में सबसे निचले स्तर पर किसका नाम लिखा है? ऑर्गेनिज्म का। ये बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी की। मतलब इससे निचला स्तर इकोलॉजिकल स्टडी में नहीं है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपसे पूछता है कि इकोलॉजिकल स्टडी की बेसिक यूनिट बताओ, तो एक ऑप्शन आपको देता है, यही जो आंसर है, ऑर्गेनिज्म। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इस क्वेश्चन को यहां लेकर आएगा,
फाइंड आउट द बेसिक यूनिट ऑफ, आइडेंटिफाई द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। एक ऑप्शन देगा ऑर्गेनिज्म और एक ऑप्शन देगा आपको स्पीशीज। यही दो का है, बाकी और दो ऑप्शन में झंझट नहीं होता, बच्चा आराम से पहचानता है। तो बच्चे को डाउट क्यों आता है? याद करो 11th क्लास में आपने बार बार रिपीट करके पढ़ा है, क्वेश्चन किए हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। अब वो बच्चे को इतना याद हो जाता है बेसिक यूनिट के नाम से स्पीशीज कि बच्चा यहां गलती करता है, धोखा खाता है। इधर देखते ही बेसिक यूनिट तेजी से स्पीशीज आंसर लगाता है ना। क्वेश्चन अलग है, बदल गया। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछना अलग सवाल है, उसका आंसर था स्पीशीज। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी अलग सवाल है, और अब यहाँ इसका जो आंसर है वो स्पीशीज नहीं है, आंसर है ऑर्गेनिज्म। मतलब क्वेश्चन को पहचानना है कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व क्या कराना चाह रहा है, वही सॉल्व करके चलना है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है। फिर पॉइंट आता है कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहता है। एनसीईआरटी लिखता है एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, एट दिस लेवल इकोलॉजिकल स्टडी इज फिजियोलॉजिकल स्टडी और फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। एनसीईआरटी के शब्द हैं, वो मेंशन करता है कि जब आप एक अकेले ऑर्गेनिज्म के लेवल पर इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो यह फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाती है, ऐसा एनसीईआरटी ने कहा। हमारी मेन जिम्मेदारी है इसको समझना, क्योंकि एनसीईआरटी ने खाली लिख के छोड़ दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा है और लिख के भाग गया चुपचाप। पतली गली से निकलता है एनसीईआरटी लिख के। हमारा मेन काम इसको पकड़ना, इसको समझना है कि ये करना क्या चाहता है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया उसको समझाने के लिए। आप पहले तो ये याद करो कि फिजियोलॉजी शब्द आप कहाँ यूज करते हैं आगे 11th क्लास के सिलेबस में। जब आपने एनिमल्स के इंटरनल फंक्शंस पढ़े, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वो क्या थी? एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट के अंदर के फंक्शन पढ़े, रेस्पिरेशन चल रहा है, प्लांट रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये क्या थी? प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब ऑर्गेनिज्म के इंटरनल फंक्शन से संबंधित जो स्टडी है, फंक्शन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनल फंक्शन से संबंधित जो स्टडी है वो कहलाती है फिजियोलॉजी। अब एनसीईआरटी ने कहा फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्यों कहा? अगर आप एक अकेला प्लांट ले लो, एक सिंगल प्लांट में, क्या आप उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टडी कर सकते हो? यस। कितने रेट से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है? C3 है या C4? C4 है, बेटर फोटोसिंथेसिस करता है, C3 है, उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। 11th क्लास में पढ़ा ना। तो प्लांट कितने रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहा है ये आप स्टडी कर सकते हो। इसके लिए सिंगल प्लांट भी पर्याप्त है और फोटोसिंथेसिस उसका इंटरनल फंक्शन है। क्या नहीं कर सकते ये भी जानो, तभी पूरी बात समझ में आती है। अगर आप ये जानना चाहो कि इस प्लांट में पोलिनेशन कौन करता है, जैसे ही आपने कहा पोलिनेशन कौन करता है, इंसेक्ट बताओ, इंसेक्ट का नाम लेते ही आपका लेवल तो ऑर्गेनिज्म से ऊपर चला गया। आप तो सिंगल ऑर्गेनिज्म स्टडी करना चाह रहे थे ना, इंसेक्ट आ गया तो सिंगल ऑर्गेनिज्म कहां बचा, लेवल तो ऊपर हो गया। इसलिए लेवल को राइज करना है। तो आप एक अकेले प्लांट के लेवल पर क्या कर लोगे? उसका इंटरनली तो स्टडी करोगे ना फंक्शन, और इसी कारण से उस इंटरनल फंक्शन की स्टडी की वजह से ही इसको एनसीईआरटी ने कहा है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। और इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टडी, और इन्हीं इंटरनल फंक्शन के पॉइंट को बार बार रिपीट कर चुका हूं, और इसलिए ये आपने कहां पढ़ा था? फिजियोलॉजी में। ये दो सवाल बनते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, सवाल इन्हीं दोनों में से आएगा। जब भी एक टपके का क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म का, ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो पक्का सवाल बनेगा जी, बच के नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है हायरार्की में, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन का। पहले मैंने साधारण तौर पर कहा था, अब थोड़ा टेक्निकली डिफाइन करूंगा। एक पॉपुलेशन क्या है? मैंने कहा था ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। क्या एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़े? ये तो सेम स्पीशीज तो मेरा पहले भी बोला हुआ पॉइंट है। नए जो पॉइंट जुड़े हैं वो क्या है? डिफाइंड एरिया होना चाहिए और गिवन टाइम होना चाहिए। मतलब पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए एरिया और टाइम बताना भी जरूरी है। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है?
मैं एग्जांपल देता हूं, खुद अपना दिमाग लगाना, ये बहुत जरूरी हिस्सा है, अपने आप अप्लाई करना है। मैंने एग्जांपल दिया जैसे पॉपुलेशन इज इक्वल टू 35 करोड़, ये लिख दिया पॉपुलेशन 35 करोड़। हाँ, मैं तुरंत जानता हूं कि आपके दिमाग में सवाल आए, क्या मतलब है इसका, तो कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि पॉपुलेशन 35 करोड़, किसकी पॉपुलेशन। मैं भी यही चाहता हूं कि आप ये सवाल पूछें कि किसकी पॉपुलेशन, क्योंकि जब तक मैं ये ना बताऊं कि ये यूपी की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है, कनाडा की पॉपुलेशन है, किसकी एरिया जब तक नहीं बताऊं तब तक ये डाटा मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है एरिया बिना बताए। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये किसकी पॉपुलेशन है। मैंने बता दिया इंडिया, लिखते ही इंडिया के कैसे, इंडिया की पॉपुलेशन तो 135 करोड़ है, तो आप 35 करोड़ कैसे बता रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, इंडिया की पॉपुलेशन आज 135 करोड़ है। मैं टाइम बताता हूं 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ थी। हाँ जी, वो तेजी से तरक्की की है उसके बाद। अब ये जो 35 करोड़ है, जब मैंने टाइम बता दिया, अब डाटा रेलिवेंट हो गया। पॉपुलेशन समय के साथ बदल जाती है, और क्योंकि पॉपुलेशन समय के साथ बदल जाती है, इसी कारण से टाइम बताना जरूरी है। अब देख लो आप, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब जब आप इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो ह्यूमंस की काउंट कर रहे हैं ना, एक स्पीशीज के मेंबर, उसमें गधे घोड़े मच्छर थोड़ी जोड़ देंगे, तो इसका मतलब सेम स्पीशीज के मेंबर काउंट होंगे। और एरिया डिफाइंड होगा, इंडिया की पॉपुलेशन मतलब इंडिया की, पड़ोस की पाकिस्तान की नहीं जोड़ देंगे उसमें कि तुम भी इसमें इंडिया की पॉपुलेशन में जुड़ जाएंगे, इधर बर्मा वाले भी इंडिया की पॉपुलेशन में, ऐसे नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया डिफाइंड है, स्पीशीज डिफाइंड है, और टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो जाएगी टाइम के साथ चेंज। अब एग्जामिनर क्या करता है, जब सवाल एग्जाम में आता है तो ऑप्शन बनाता है, कैसे, हल्के हल्के ऑप्शन पूछेगा ऊपर, बिल्कुल पढ़ के ये लगता है कि मेरा पढ़ा हुआ है। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, पहला ही ऑप्शन, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। बढ़िया, सही बात है बिल्कुल, तो बच्चा आगे पढ़ता ही नहीं है, वही गोला लगाता है। अरे भैया आगे बढ़ लो, अगला ऑप्शन लिखता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज इन अ डिफाइंड एरिया। तीसरा ऑप्शन लिखता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज इन अ डिफाइंड एरिया एट अ गिवन टाइम। तब जाकर पता लगता है कि अब डेफिनेशन पूरी हुई है। पूरी जानकारी होगी तो आपको पहली बार देखने में ही पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या चालाकी की जा रही है, और किस वजह से हमारा जो आंसर है वो कहां जाकर रुकेगा। तो ये पूरी बात हमें पहचाननी है, अच्छे से पहचाननी है। ये जानकारी है हमारे पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन से रिलेटेड फिर कुछ पॉइंट हैं एक्स्ट्रा, जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में हमारे काम आते हैं, मतलब नीट के पर्पज से हमारे लिए यूजफुल है। और वो जो अगला टर्म आता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसी हायरार्की में चल रहे हैं पॉपुलेशन में, वो टर्म है सिस्टर पॉपुलेशन। किस चीज को सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं, डायग्राम से समझेंगे, यही मेन इशू है। सपोज किसी एरिया में, ये कोई हिल एरिया है, वहां पर उसकी अपनी एक पॉपुलेशन थी, जो इसकी अपनी लोकल पॉपुलेशन थी, जिसको हमने कहा लोकल पॉपुलेशन ए। यहां से माइग्रेट होकर लोग दूसरे एरिया में चलेंगे, सपोज किसी प्लेन एरिया में, और धीरे धीरे यहां पर नई पॉपुलेशन क्रिएट हो गई, और ये कहला रही है अब लोकल पॉपुलेशन बी। तो ये जो नई पॉपुलेशन बन गई, आपको पहचानना है कि ये बनी है कैसे, माइग्रेशन से। ये माइग्रेशन हुआ है कभी पास्ट में, कभी पास्ट में माइग्रेशन हुआ है, अभी तुरंत इमीडिएट नहीं, पहले से कभी माइग्रेशन हुआ है, अब ये लोग यहां बस चुके हैं। बेसिक पॉइंट एकदम साइंस का, जब लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएंगे तो अपना जेनेटिक मटेरियल, मतलब अपना डीएनए साथ ही लेके जाएंगे ना। जब लोग दूसरी जगह जाकर बसे और उनकी संख्या बढ़ी, लेकिन फिर भी
क्या इस दूसरी जगह बसने वाले लोगों में जो डीएनए है वो यहीं से आया था? यस। इसका मतलब ये जो दो लोकल पॉपुलेशंस है इनमें पाई जाएगी आपस में हाई जेनेटिक सिमिलरिटी। लोकल पॉपुलेशन ए एंड लोकल पॉपुलेशन बी, दे शो हाई जेनेटिक सिमिलरिटी। किस कारण से? ड्यू टू माइग्रेशन इन पास्ट। और यदि दो पॉपुलेशंस के बीच में हाई जेनेटिक सिमिलरिटी पाई जाती है तो ऐसी ही जो पॉपुलेशंस है वो क्या कहलाती हैं? सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? एकदम आसान है। यदि दो अलग अलग पॉपुलेशंस, लोकल लिखे नहीं लिखे बेसिक मीनिंग एक ही रहेगा, दो अलग अलग पॉपुलेशंस के बीच में हाई जेनेटिक सिमिलरिटी है तो वही क्या कहलाएंगी? सिस्टर पॉपुलेशन। या उल्टा सवाल, सिस्टर पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशंस हैविंग हाई जेनेटिक सिमिलरिटी। निश्चित सी बात है, पॉपुलेशन बोल रहे हैं तो सेम स्पीशीज के ही मेंबर होंगे। फिर ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये पूछने के चांस एग्जाम में कम है, पर स्टूडेंट क्वेरी करता है कि सिमिलरिटी कैसे आई। मैंने आंसर दिया, माइग्रेशन के कारण, पास्ट में माइग्रेशन हुआ होगा। फिर आगे स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो क्या है? क्यों गए इधर, माइग्रेट क्यों हुए? भाई ऑर्गेनिज्म कहीं जाता है तो अपने काम से जाता है, कोई ना कोई वर्क रहा होगा उसका। जैसे ये जिस हिल एरिया में रह रहे थे, यहाँ पर सपोज इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, और इस प्लेन एरिया में सपोज यहाँ के आसपास से कोई हाईवे पास हो रहा है, कोई रोड पास हो रही है, तो इन्होंने क्या किया? इस हाईवे के पास जाकर कुछ बिजनेस कर लिया। शुरू में कुछ लोग आए, उन्होंने यहाँ आकर अपना कोई काम स्टेब्लिश कर लिया, और क्योंकि यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह आसानी से पास में उपलब्ध था तो यहाँ इनका बिजनेस चल गया और यहीं पर इनकी नई लोकेलिटी तैयार हो गई। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट है जिस कारण से ये क्या डेवलप हो गई? सिस्टर पॉपुलेशन डेवलप हो गई। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगी। फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड अगला पॉइंट हमारे डिस्कशन में आता है, टर्म आता है मेटा पॉपुलेशन। यदि दो अलग अलग लोकल पॉपुलेशंस के बीच में कुछ इंडिविजुअल्स रह रहे हो जिनको लिखते हैं इंटर स्प्रेड इंडिविजुअल्स, मतलब पॉपुलेशंस के बीच में फैले हुए इंडिविजुअल्स, और वो जरूरत पड़ने पर दोनों पॉपुलेशंस में आते जाते हो। ये एरो के डायरेक्शन देखें है, ये इंडिविजुअल जरूरत पड़ने पर इस पॉपुलेशन में भी आते जाते हैं और इसमें भी आते जाते हैं। तो ये पूरा ग्रुप मिलकर, मतलब लोकल पॉपुलेशंस प्लस इंटरस्प्रेड इंडिविजुअल, ये पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? मेटा पॉपुलेशन। आई रिपीट, इफ देयर आर two local populations having some interspread individuals in between them, and these individuals move into both populations on certain requirements, then this complete group of local population plus interspread individual is together called meta population. यही इकट्ठा क्या कहलाएगा? मेटा पॉपुलेशन कहलाएगा। दोनों तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। आपकी क्वेरी क्या क्या होंगी? क्या इसमें जेनेटिक सिमिलरिटी का कुछ लॉजिक है? ना। मेटा पॉपुलेशन डिफाइन करने में जेनेटिक सिमिलरिटी का कोई लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है। फिर ये जो इंटरस्प्रेड इंडिविजुअल्स है ये भी उसी स्पीशीज के मेंबर है। यस। तो इनको पॉपुलेशन क्यों नहीं कहा? ये उस एरिया में स्टेबली नहीं रह रहे हैं, मूवमेंट लगातार इनमें हो रही है, इसीलिए ये एक स्टेबल पॉपुलेशन नहीं कहलाए, इसलिए इनको बोलना पड़ा इंटर स्प्रेड इंडिविजुअल्स। ये कारण है, वरना तो हम ये क्या कहते हैं कि ये भी तीसरी पॉपुलेशन है। इनको तीसरी पॉपुलेशन क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये अपने स्थान पर कुछ समय भी स्टेबली रह नहीं रहे। तो ये सारा ग्रुप मिलकर क्या कहला रहा है? मेटा पॉपुलेशन कहला रहा है। लोकल पॉपुलेशन प्लस इंटर स्प्रेड इंडिविजुअल टुगेदर कॉल्ड मेटा पॉपुलेशन। फिर एक एक्स्ट्रा शब्द और कहीं पर काम आ सकता है। पॉपुलेशंस में कभी कभी किसी क्वेश्चन में शब्द आ जाता है डीन्स। डीन्स जो शब्द है ये किसके लिए यूज होता है? लोकल पॉपुलेशंस के लिए।
लोकल पॉपुलेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड डीम्स, ये शब्द भी याद रखना है, डीम्स भी कहीं क्वेश्चन में काम आ सकता है। ये जानकारी आ गई पॉपुलेशन के स्तर की। क्या क्या किया मैंने? सबसे पहले तो मैंने डिफाइन किया पॉपुलेशन को, उसमें एम्फसाइज किया तीन चीजों को, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज इन अ डिफाइंड एरिया एट अ गिवन टाइम। फिर इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट जाने, एक्स्ट्रा पॉइंट सिस्टर पॉपुलेशन एंड मेटा पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की स्टोरी होगी यहाँ पर इसके हायरार्की में। हमने अभी तो पूरी पॉपुलेशन इकोलॉजी नहीं पढ़ी है, लेकिन पॉपुलेशन का बेसिक आइडिया जान लिया है जो हायरार्की में हमारे लिए जरूरी था। फिर उसके बाद अगला लेवल देख लो हायरार्की में क्या था, कम्युनिटी। सबसे नीचे था ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर पॉपुलेशन, उसके ऊपर अगला लेवल कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का डिस्कशन आ गया। फिर दिखा देता हूं इसको, ध्यान से देख लेंगे। क्या लेवल था? लेवल था ऑर्गेनिज्म। फिर क्या लेवल था? पॉपुलेशन, कम्युनिटी। अब इसके डिटेल की चर्चा करेंगे। कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है उसके चर्चा यहां पर आ गई, कम्युनिटी के बारे में डिस्कशन। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी ग्रुप है मल्टीपल स्पीशीज का, मतलब किसी एरिया की मल्टीपल स्पीशीज को आप एक साथ अगर स्टडी कर रहे हैं तो यही ग्रुप क्या कहलाता है? ये कहलाता है कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीशीज, ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, दे आर टुगेदर कॉल्ड अ कम्युनिटी। कैसे डेफिनेशन लिखिए? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन अ कॉमन एरिया। एक एरिया में रहते हुए अगर मल्टीपल स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो यही सब मिलकर क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कम्युनिटी। जैसे सपोज किसी एरिया में अगर ट्रीज है मल्टीपल स्पीशीज, उसमें एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये बहुत सारी स्पीशीज हो जाएगी अलग अलग, सब मिलकर ये पूरी क्या बना रही है? ये एक बायोटिक कम्युनिटी कहला रही है। ये एक बायोटिक कम्युनिटी कहला रही है। मैंने फिर शब्द उपयोग किया बायोटिक, अपने आप अप्लाई करके देख लो। क्या मीनिंग बताया था बायोटिक का? लिविंग, ट्रीज लिविंग है, यस, एनिमल्स लिविंग है, यस, माइक्रोब्स लिविंग है, यस। तो सब लिविंग का ही तो ग्रुप है। आप अलग अलग लेवल पर चले हैं। एक अकेला मेंबर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज के मेंबर्स का ग्रुप पॉपुलेशन, अब मल्टीपल स्पीशीज के मेंबर्स का ग्रुप, लेकिन सब लिविंग है। क्या? कम्युनिटी। फिर इसमें एक शब्द आया है इंपॉर्टेंट, और वो है इंटरैक्शन। इस पर ध्यान देना कि इंटरैक्टिंग शब्द का क्या अर्थ है। जब हम कहते हैं कि कम्युनिटी में इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन का अर्थ है ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से संबंध रख रहा है, एक दूसरे से रिलेशन रख रहा है, रिलेशन विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है। अब आप सामान्य जिंदगी में देखेंगे तो रिलेशन आपको बहुत आसान सा शब्द लगेगा, लेकिन जंगल में रिलेशन शब्द बहुत खतरनाक भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्रीडेशन। प्रीडेशन एक रिलेशन है। अगर टाइगर ने हिरन को मार के खा लिया, इन इकोलॉजी वी कॉल इट अ रिलेशन एंड द नेम ऑफ दैट रिलेशनशिप इज प्रीडेशन। तो हमारी सामान्य लाइफ में, ह्यूमंस की सिविलाइज्ड लाइफ में रिलेशनशिप शब्द का मीनिंग अलग है और जंगल में रिलेशनशिप शब्द का मीनिंग अलग है। जंगल में ऐसे भी भयानक रिलेशनशिप हो सकते हैं जो अभी निपटा देंगे। तो इसका मतलब प्रीडेशन उन्हीं में से एक है। एक एनिमल दूसरे को मार के खा गया, इट इज कॉल्ड इंटरैक्शन। इकोलॉजी में इसको एक प्रकार का रिलेशनशिप, एक इंटरैक्शन कहते हैं और इसका नाम देखा क्या? प्रीडेशन। और एग्जांपल देता हूं, जैसे पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में
कोई किसी को तुरंत नहीं मारेगा, लेकिन बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, बीमारी कॉज करेगा, जैसे हमारी बॉडी में कई पैरासिटिक बैक्टीरिया डिजीज कॉज करे। तो ये भी क्या है, एक रिलेशन है। कोई माइक्रोब अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी प्लांट के ऊपर अगर वो पैरासाइट के रूप में रह रहा है, उससे भोजन ले रहा है, उसमें बीमारी कॉज कर रहा है, इन इकोलॉजी इट इज ऑल्सो रिलेशनशिप। तो ये मैंने दो बहुत आसान एग्जाम्पल लिए। इकोलॉजी में और भी बहुत वैरायटी है रिलेशनशिप की, सब हमारे सिलेबस में सब आएगा, अपने नंबर पे आएगा, लेकिन मैंने उसमें से दो आसान एग्जाम्पल लिए हैं, प्रेडेशन एंड पैरासाइटिज्म। एक बार ध्यान से देखेंगे, एक कम्युनिटी में मेंबर्स सेम स्पीशीज के, मल्टीपल स्पीशीज के डिफरेंट स्पीशीज एक एरिया में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन शब्द का क्या अर्थ है, आपस में किसी प्रकार का संबंध रहना। क्या इस संबंध में ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा भी सकता है? यस, इन इकोलॉजी दिस इज आल्सो अ रिलेशनशिप। ऐसे अलग अलग रिलेशनशिप है। हमारे लिए भी तो पौधे भी तो भोजन बना ही रहे ना, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड उपयोग करते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक रिलेशनशिप है। यही सब इकोलॉजी में क्या कहलाते हैं, रिलेशनशिप कहलाते हैं। फिर उसके बाद अगला डिस्कशन आता है कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। हायरार्की में अगला लेवल था इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम क्या है, मैंने वहां पर भी डेफिनेशन जब बेसिक हायरार्की दे रहा था तब भी कहा था, बायोटिक के साथ एबायोटिक मिलते ही जो लेवल तैयार होगा वो लेवल क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। कम्युनिटी तक केवल लिविंग मेंबर्स थे, अगर उन बायोटिक मतलब लिविंग मेंबर्स के साथ एबायोटिक जोड़ दें तो एक तंत्र, एक सिस्टम तैयार होगा, एंड दैट वी कॉल इकोसिस्टम। उसी तंत्र को, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ये डिफाइन किया है, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ और एसोसिएशन, उनके आपसी संबंध या उनके जुड़ने से, उनके एसोसिएशन से, दोनों के किस किस के जुड़ने से, बायोटिक एंड एबायोटिक के कंपोनेंट के जुड़ने से जो सिस्टम तैयार हुआ वही क्या है, इकोसिस्टम है। बायोटिक कौन है, ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर दोबारा लिखूंगा, जैसे ट्रीज है इसमें, जैसे एनिमल्स है इसमें, जैसे माइक्रोब्स है इसमें। ये सब क्या है, ये सब बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कौन है, एबायोटिक जैसे वाटर है, जैसे एयर है, जैसे लाइट है, ये सब एबायोटिक है। आपको खुद ही दिख जाएगा। क्या अकेले ट्रीज बिना एयर लाइट के जिंदा रह पाएंगे? ना। इसलिए अकेला ऑर्गेनिज्म एक सिस्टम, एक इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं है। इवन मल्टीपल स्पीशीज के मेंबर्स मिलकर भी सिस्टम नहीं है। सिस्टम तभी है जब उसके साथ क्या जुड़ जाए, एबायोटिक कंपोनेंट जुड़ जाए, तभी वो एक सिस्टम के रूप में अपने आप को स्थिर रख पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। अकेले बायोटिक का सर्वाइवल संभव नहीं है। उनको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एबायोटिक फैक्टर, वाटर, एयर, लाइट जैसे कंपोनेंट नेसेसरी है, वरना जो नेचुरल सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो चलेगा नहीं। इसलिए सिस्टम शब्द का उपयोग कहां जाकर हुआ, जब एबायोटिक जुड़ गए। आपने अकेले ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम क्यों नहीं कह दिया, क्योंकि उसको आप इकोलॉजिकली मेंटेन करना संभव नहीं है। आपने अलग अलग मेंबर्स सेम स्पीशीज के मिल जाए मतलब पॉपुलेशन को सिस्टम क्यों नहीं बताया, वो इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं है। इकोलॉजी में सिस्टम मतलब इकोसिस्टम तभी बनेगा जब बायोटिक के साथ क्या जुड़ जाएंगे, एबायोटिक। इस बात को इकोलॉजी में कैसे लिखा जाता है, इकोसिस्टम इज रिगार्डेड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये टेक्निकल मेथड है, एक्सप्लेन करूंगा मैं, बहुत बढ़िया बात है। इकोसिस्टम इज रिगार्डेड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति में, नेचर में वो सबसे छोटी यूनिट जो अपना स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन बनाए रखने की क्षमता रखती है, उसको मेंटेन करने की क्षमता रखती है, वो सबसे छोटी यूनिट है इकोसिस्टम। मेरे इस बात को साबित करने के लिए मैं पुराने पॉइंट का यूज करूंगा, हायरार्की। जरा देखना ध्यान से, अपनी समझ करेक्ट अप्लाई करना। हायरार्की में सबसे निचला लेवल क्या था, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद
का अगला लेवल क्या था? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद अगला लेवल क्या था? कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद अगला लेवल क्या था? इकोसिस्टम। अभी और आगे जाने की जरूरत नहीं, इकोसिस्टम तक के लेवल की बात हो रही है। ये लेवल्स हैं, खुद अप्लाई करना है, खुद करने की बहुत बड़ी वैल्यू है। क्या जंगल में एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ट्री अकेला अपना स्ट्रक्चर, जैसे वो आज उगा हुआ है और जैसे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, जैसे उगा हुआ है वो उसका स्ट्रक्चर, और जैसे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, वो उसका फंक्शन। अगर एबायोटिक फैक्टर ना मिले तो क्या वो अकेला ट्री जैसे उगा हुआ है वैसे रहेगा? ना। पानी नहीं मिला, एयर नहीं मिली, लाइट नहीं मिली, तो क्या ट्री बचेगा? ना। उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना संभव नहीं है, उसके फंक्शन मेंटेन करना भी संभव नहीं है। तो क्या एक अकेला ट्री स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो सकता है? ना। फिर पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज के मल्टीपल ट्री जोड़ दो। अरे अकेला ट्री जिंदा नहीं रहा तो मल्टीपल कहां से रहेंगे? आपस में मिलके एक दूसरे को पानी थोड़ी सप्लाई कर देंगे ट्रीज, आपस में मिलके एक दूसरे को वो एनर्जी थोड़ी दे देंगे, एनर्जी तो सनलाइट से आ रही है। इसका मतलब एबायोटिक जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक पॉपुलेशन का भी सर्वाइवल संभव नहीं है। आप तो कम्युनिटी बना दो, मल्टीपल स्पीशीज के ट्रीज ले आओ, एनिमल माइक्रोब सब ले आओ, लेकिन क्या ये भी अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे? ना। जब तक एबायोटिक नहीं लोगे तब तक मेंटेन नहीं होगा। और आपको समझ में आएगा कि यहां ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, यहां तक इन तीनों स्तर में केवल बायोटिक है। वो स्तर जो बायोटिक प्लस एबायोटिक है वो है इकोसिस्टम। अब आप देख लो, यही इसकी डेफिनेशन है। ऑर्गेनिज्म ओनली बायोटिक, पॉपुलेशन ओनली बायोटिक, कम्युनिटी ओनली बायोटिक, इकोसिस्टम इज बायोटिक प्लस एबायोटिक। इसीलिए तो इसके नाम में क्या आ रहा है? शब्द सिस्टम। तो वो सबसे छोटा लेवल जिसको इंडिपेंडेंटली नेचर मेंटेन कर सकता है वो ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो सबसे छोटा लेवल जिसको नेचर मेंटेन कर सकता है वो पॉपुलेशन नहीं है। वो सबसे छोटा लेवल जिसको नेचर मेंटेन कर सकता है वो कम्युनिटी भी नहीं है, वो है इकोसिस्टम, जिसमें लिविंग मेंबर्स के साथ जुड़ जाएंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? नॉन लिविंग है। और इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के जुड़ जाने पर अब सिस्टम चल जाएगा, इनकी सपोर्ट से सिस्टम चलेगा। अब बात आई कि यहां पर कैसे एग्जाम्पल है इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के एग्जाम्पल में जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम्स है। क्या हम फॉरेस्ट को खाद डालने जाते हैं? ना, कोई जरूरत नहीं। क्या फॉरेस्ट खुद सनलाइट से एनर्जी लेकर प्लांट ग्रो करके अपने एनिमल्स को खाना खिला के डेथ डिकम्पोजिशन करके अपनी साइकिल चला के खुद को मेंटेन कर लेता है? यस। तो फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे अपने आप को मेंटेन करने की एबिलिटी है। इसलिए कहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, अपना स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन खुद मेंटेन करने की ये क्षमता रखता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ये कहला रहा है। अब ये पॉइंट आया, देखो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इकोसिस्टम जिस पर मैंने इतना दबाव दिया है, बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों जुड़ने चाहिए। अकेले बायोटिक का स्ट्रक्चर या फंक्शन मेंटेन करना संभव नहीं है, उसके साथ एबायोटिक जुड़ जाएगा, नॉन लिविंग जुड़ेगा, तभी मेंटेन होगा। और इन दोनों के आपस में जुड़ने से जो तंत्र या सिस्टम तैयार होगा वही क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। फिर इसके बाद जो अगला हमारा डिस्कशन यहां पर आता है वो डिस्कशन आता है हमारा इकोसिस्टम के बाद हमारा लेवल था लैंडस्केप का। किस चीज को लैंडस्केप कहते हैं? जैसे अगर ये कोई प्लेन लैंड एरिया है, जितनी दूर तक एक जैसा सरफेस या सतह या लैंड चलती रहे वो एक ही लैंडस्केप है। मैं यहां से चलना शुरू करूं
किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितनी दूर तक प्लेन एरिया चलता रहेगा, ये एक प्लेन लैंडस्केप है। कहाँ खत्म होगा? जहां प्लेन सरफेस समाप्त हो गया, सपोज पहाड़ आ गया तो लैंडस्केप बदल गया। लैंड अब भी है, लैंडस्केप बदल गया। या समुद्र आ गया, वहां तो लैंड ही नहीं बची, तो लैंडस्केप क्या? उसको मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, मीनिंग लिखा। जो लैंडस्केप है, ये एक लैंड एरिया है विद नेचुरल बाउंड्रीज। नेचुरल बाउंड्रीज रखने वाला एक लैंड एरिया है, बाउंड्री बचाने की। जैसे ये कोई लैंड एरिया चल रहा है और फिर इसमें ये पहाड़ियां आ गई। एक ये प्लेन लैंडस्केप जिसको मैंने मेंशन किया है, ये प्लेन लैंडस्केप, जितनी दूरी तक प्लेन एरिया चल रहा है, ये एक लैंडस्केप है। जहां से पहाड़ी आ गई, ये बाउंड्री आ गई इसकी, ये बाउंड्री, और दूसरी तरफ बाउंड्री कौन? सी। यहां ये समुद्र आ गया, तो अगर समुद्र आ गया इधर तो वो भी एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री आ गई, यहां पर समुद्र आ गया, और ये बाउंड्री आ गई, पहाड़ आ गया, तो ये एक प्लेन लैंडस्केप है। अब इकोलॉजिकल हायरार्की में लैंडस्केप शब्द इकोसिस्टम के ऊपर क्यों आया? बिल्कुल स्पष्ट, आसान दिखेगा। क्या एक प्लेन लैंडस्केप में इसके कुछ भाग में ग्रासलैंड और कुछ भाग में फॉरेस्ट हो सकता है? यस, क्योंकि एक लैंडस्केप में एक से ज्यादा प्रकार के इकोसिस्टम आ सकते हैं, इसलिए ये यूनिट के मामले में, हायरार्की के मामले में इकोसिस्टम से बड़ी यूनिट है, और इसलिए हमारी हायरार्की में इकोसिस्टम के बाद हमने किसको रखा था? लैंडस्केप को। तो क्या एक लैंडस्केप में यहां पर आप देख रहे हैं कि मेंशन किया गया है एक टाइप का पैटर्न चलना चाहिए। एक टाइप का पैटर्न मतलब अगर प्लेन है तो प्लेन जब तक चल रहा है वो एक लैंडस्केप है, पहाड़ी है तो पहाड़ी जब तक चल रही है वो एक लैंडस्केप है, जिसको नाम दिया क्या? हिल लैंडस्केप। फिर से दोबारा प्लेन आ गया, ये दोबारा प्लेन आ गया, ये नया प्लेन लैंडस्केप है। ये भी प्लेन था, ये भी प्लेन था, दो अलग अलग प्लेन लैंडस्केप्स है। ये एक प्लेन लैंडस्केप, ये दूसरा प्लेन लैंडस्केप है, और बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र वाला लैंडस्केप आ गया। तो नेचुरल बाउंड्री पहचानना, पहाड़ आ गया, समुद्र आ गया, नेचुरल बाउंड्री, पहाड़ आ गया, समुद्र आ गया, नेचुरल बाउंड्री। एक ही प्रकार की सतह चल रही है, सरफेस चल रहा है, लैंडस्केप। क्या उस एक प्रकार की सतह में एक से ज्यादा प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं? यस, दैट्स व्हाई इट इज अ बिगर यूनिट देन इकोसिस्टम। फिर उसके बाद अगला जो हमारा लेवल आता है यहाँ डिस्कशन में, वो लेवल आता है लैंडस्केप के बाद बायोम का। जो नेक्स्ट डिस्कशन आया यहाँ लैंडस्केप के बाद हमारे डिस्कशन में, दैट इज बायोम। बायोम इज अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया और ज्योग्राफिकल रीजन हैविंग सिमिलर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। बायोम एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें सिमिलर टाइप का क्लाइमेट और वेजिटेशन होता है, और इसकी बाउंड्री को कौन डिसाइड करता है? इसकी बाउंड्री को डिसाइड करता है कौन? लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। थोड़ी बेसिक सी ज्योग्राफी लगेगी। हमारा टारगेट यहाँ कोई बहुत भारी भरकम ज्योग्राफी सीखना नहीं है, पर इतनी बेसिक नॉलेज चाहिए कि वरना तो ही चलेगा नहीं। थोड़ी बेसिक आइडिया लगाना। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। बेसिक क्लास में एसएसटी वगैरह में आप लोग पढ़कर आते हैं। अर्थ के सेंटर में जो लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर, डायग्राम से भी लूंगा, अभी जरा इमेजिन करना है। इमेजिन करना, आपका इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अर्थ की सेंटर की जो इमेजिनरी लाइन होती है इक्वेटर, उससे कितनी दूरी है, ये क्या कहलाता है? उसकी लैटिट्यूड वैल्यू कहलाती है। ये उसकी लैटिट्यूड वैल्यू कहलाती है, इक्वेटर से जो दूरी है। और ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड है हाइट फ्रॉम सी लेवल। टेक्निकल में दुनिया में जो पहाड़ों की ऊंचाई वगैरह मापी जाती है, उसका बेस आधार जो माना जाता है वो कौन माना जाता है? समुद्र का स्तर। समुद्र की जल का जो ऊपरी स्तर है उसको लेवल मानते हैं। मतलब जैसे अगर आप अपने पिछले एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। मैं अगर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लूँ, सपोज जरा ध्यान से देखना है। अगर कोई आपसे कहे कि इस पहाड़ की ऊंचाई बताओ, तो कोई कहेगा यहां से ना, ये ऊंचाई है क्योंकि पहाड़ यहीं से गया। कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, यहां से ना, ऊंचाई ये है।
ये झगड़ा रोज चलेगा कि कहां से नापना है। इकोलॉजिस्ट ने, ज्योग्राफर्स ने ये झगड़ा समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा जो समुद्र के जल स्तर का लेवल है ये आधार कंसीडर होगा, और किसी भी पहाड़ की जो ऊंचाई नपेगी वो जल स्तर के लेवल से नपेगी। तो जब आप लिखते हैं, कहीं स्टेशन वगैरह पे लिखा हुआ देखते हैं आप समुद्र तल से ऊंचाई, तो उसका मतलब है कि ये उस सी के वाटर के ऊपरी स्तर के रेफरेंस में ऊंचाई नापी गई है। वरना तो स्टेशन पे खड़े होकर ये नहीं देखना कि अच्छा समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र कहाँ है, पता चला स्टेशन के आसपास कहीं समुद्र नहीं है। अरे ट्रिगोनोमेट्री लगेगी, वो अपने आप नाप लेंगे कितनी ऊंचाई है। आपको पहले याद करना है कि ऊंचाई नापने का स्टैंडर्ड क्या है, वो है सी लेवल। उसी को हमने यहाँ पर यूज किया है डेफिनेशन में, ये मेंशन किया है कि लैटिट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ऑल्टीट्यूड क्या है, हाइट फ्रॉम सी लेवल। अब ये जो मैंने कहा था ना कॉमन क्लाइमेट वेजिटेशन, एक्सप्लेन करूंगा इसको। पहले जरा ये नाम याद करने हैं कि इनमें सिमिलर क्लाइमेट है और सिमिलर क्या है, वेजिटेशन। कहां से एक्सप्लेन होगा, ये डायग्राम यूज करूंगा। अगेन जो मैंने बनाया है, मेरा टारगेट यहां ग्लोब और मैप बनाना नहीं है, मतलब थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाए उससे मतलब नहीं है। टारगेट है कॉन्सेप्ट को समझना। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे आसान एग्जांपल लिया बायो का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायो, सबसे आसान एग्जांपल है। मैंने कहा ग्लोब पे ध्यान देना। ये मैंने अर्थ का रिप्रेजेंटेशन लिया, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। सेंटर से पास होने वाला लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड, या इसी को क्या कहते हैं, इक्वेटर। इसके दोनों तरफ की लैटिट्यूडनल लाइन, दो इंपॉर्टेंट लाइन, नॉर्थ की ओर 20 डिग्री नॉर्थ और नीचे साउथ की ओर 20 डिग्री साउथ। ये दो महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है। दुनिया का जितना हिस्सा, दुनिया के लैंड एरिया का जितना हिस्सा इन दोनों लाइन के बीच में आ जाएगा, वही ट्रॉपिकल बायोम है, वही ट्रॉपिकल बायोम है। अब ध्यान से पहचानना, क्या साउथ अमेरिका, देखो मैंने मेंशन किया है, क्या साउथ अमेरिका का कुछ भाग इन दोनों 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में आ रहा है? बिल्कुल, ये आपके सामने बीच में आ रहा है। मैंने डॉट लगाया इस पर, ये डॉट पहचानना है जरा। मतलब समुद्र वाले हिस्से को छोड़ दूंगा, समुद्र वाला हिस्सा नहीं लूंगा, समुद्र वाले हिस्से पर बायोम शब्द अप्लाई नहीं होता। ये इतना हिस्सा साउथ अमेरिका का इतना भाग जिसमें अमेज़न फॉरेस्ट आता है, ये ब्राजील मेनली इसी भाग में है, और अफ्रीका का ये जितने में डॉट लगाए, क्या क्या छोड़ दिया, समुद्र। और कौन सा हिस्सा छोड़ दिया जो 20 डिग्री से बाहर जा रहे हैं, 20 डिग्री नॉर्थ से ऊपर या 20 डिग्री साउथ से नीचे, वो छोड़ दिए इससे। इन दोनों लाइन के बीच में बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ जितना लैंड एरिया आएगा वो ट्रॉपिकल बायोम कहलाएगा। क्योंकि इक्वेटर से इनकी दूरी बराबर है, तो इनका एवरेज टेम्परेचर और इनका एवरेज रेनफॉल सेम है। चाहे वो क्षेत्र साउथ अमेरिका में हो, चाहे वो क्षेत्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो, मतलब कॉन्टिनेंट बदल गए लेकिन उसका एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल नहीं बदला, तो मतलब क्लाइमेट क्या हो गया, सेम। फिर और क्योंकि क्लाइमेट सेम है, एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल सेम है, तो इन दोनों में पाए जाने वाले जो पौधे होंगे उनकी वैरायटी भी सेम होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली सेम पौधे पाए जाएंगे। क्या मीनिंग है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एवरग्रीन ट्रीज, मतलब पतझड़ वाले जंगल नहीं है, ये साल भर हरे भरे बने रहते हैं। तो इसका मतलब अगर इस क्षेत्र में एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं तो इस क्षेत्र में भी एवरग्रीन ट्रीज ही पाए जाते हैं। ट्रीज की नाम बदल सकते हैं, टाइप बदल सकते हैं थोड़े, बट यहां भी एवरग्रीन और यहां भी एवरग्रीन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के बाद कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट होगा पिछले पॉइंट से, जरा ध्यान से देख लेंगे। बायोम एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें एक से ज्यादा कंट्री या कॉन्टिनेंट कवर हो सकते हैं। कंट्री से इसकी बाउंड्री डिसाइड नहीं होती, कॉन्टिनेंट से बाउंड्री डिसाइड नहीं होती। कौन बाउंड्री डिसाइड करेगा, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड।
देख लो अपने डायग्राम में, क्या ये लैटिट्यूड है? बिल्कुल है, ये रहा, ये लैटिट्यूड। ऑल्टीट्यूड का पॉइंट अप्लाई करके दिखाता हूं। इस इक्वेटर से जब आप नॉर्थ पोल की ओर जाओगे तो पोल पर टेम्परेचर कम या ज्यादा? कम, बढ़ जब ये बोल सकते। तो इक्वेटर से, यहां से इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर टेम्परेचर में कमी आती है, टेम्परेचर कम हो रहा है इधर जाने पर। मैं आपसे एक और नया एप्लीकेशन कराता हूं, वो पहचानना है। वो नया एप्लीकेशन क्या है? सपोज यहां पर इस इक्वेटर पर कोई पहाड़ है, ये पहाड़, ये पहाड़ है, माउंटेन है, या इक्वेटर पर माउंटेन है। अपनी डेली लाइफ की नॉलेज अप्लाई करना, क्या ऊंचे पहाड़ों पर, हिल स्टेशंस पर जाने पर भी टेम्परेचर में कमी आती है? यस, ऊंचे पहाड़ों पर, हिल स्टेशंस पर टेम्परेचर कम है। इस इक्वेटर से आप चाहे तो नॉर्थ जाएं, चाहे साउथ जाएं, या पहाड़ में चढ़ जाएं, तीनों ही केस में टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब बाउंड्री डिटरमाइंड बाय चेंज इन लैटिट्यूड और चेंज इन ऑल्टीट्यूड। तो आप यहां इस प्लेन क्षेत्र से लैटिट्यूड बदले या ऑल्टीट्यूड बदले, पहाड़ पर चढ़ जाए, दोनों ही परिस्थितियों में क्लाइमेट बदल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर से बदलेगा क्लाइमेट, और अगर क्लाइमेट बदल जाएगा तो उसका वेजिटेशन भी बदल जाएगा। तो बाउंड्री किसने डिसाइड की? ऑल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। आई रिपीट, बाउंड्री किसने डिसाइड की कि कॉमन क्लाइमेट रहे, कॉमन वेजिटेशन रहे? ऑल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। क्योंकि आप इधर गए तो भी बर्फ जमा मिलेगी, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए तो भी फिर जंगल नहीं मिलेगा, अगर रेन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, ऊंचे पहाड़ की चोटी पर तो बर्फ जम जाएगी। तो ये दो चीजें हैं जो इसकी बाउंड्री को डिसाइड कर रही हैं। चेंज इन ऑल्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट एंड चेंज इन लैटिट्यूड। तो बाउंड्री किसने डिसाइड की? ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड ने। आपने एक बायोम पढ़ा है, आपके सिलेबस में बायोम का डिटेल भी है, लेकिन अभी हमने एक ही बायोम लिया है, क्योंकि अभी तो हमें बायोम का नाम पहचानना है। और वो बायोम कौन सा था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। तो हमने अभी जो बायोम लिया है वो एक ही बायोम का डिस्कशन अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, सारे बायोम की अभी हमने कोई बात नहीं की है। तो जो हमारा डिस्कशन है अभी वो सिंगल बायोम के बारे में है, ये हमने पहचान लिया। और एक्सप्लेनेशन देखना, और एक्सप्लेनेशन जोड़ूंगा इसमें। हाँ जी, जैसे सपोज ये क्या है? अर्थ है। इस, हाँ थोड़ी लंबी अर्थ है, इस अर्थ में ये मार्क ब्लैक वाला, ये एक निशान लगाया मैंने इक्वेटर के लिए। इसके सेंटर में लगभग 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर। ये पॉइंट क्या समझाता है? ये कहता है कि इस इक्वेटर से ये नीचे 20 डिग्री साउथ, ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ। बायोम का कॉन्सेप्ट कहता है कि अर्थ के चारों तरफ किधर भी घूम जाओ, इतनी पट्टी में किधर भी घूम जाओ, कोई भी कंट्री आ जाए, कंट्री बदल जाए, कॉन्टिनेंट बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इतनी पट्टी का साल भर का एवरेज जो रेनफॉल और टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, मतलब क्लाइमेट सेम रहेगा। और अगर क्लाइमेट सेम रहेगा तो उसमें पाई जाने वाला वेजिटेशन भी सेम रहेगा। जैसे इन ट्रॉपिकल रीजन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। ये लॉजिक है बायोम का। तो आई होप ये बात दिमाग में बैठेगी कि लैटिट्यूड ने किस प्रकार से बायोम को डिसाइड किया। क्लाइमेट डिसाइड हो रहा है उससे, और उसी से डिसाइड हो रहा है क्या? उसी से डिसाइड हो रहा है कि वहां तक वेजिटेशन कैसा पाया जाएगा। क्या इसके ऊपर और भी बायोम होंगे? बिल्कुल होंगे, पर अभी हमने पहले एक बायोम का कॉन्सेप्ट समझा है। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना सबसे टेढ़ा पॉइंट है बायोम का, उसी को रिवाइज करना है ध्यान से। और आखिरी जो लेवल आता है हायरार्की में, वो लेवल है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर का जो लेवल है वो क्या है? छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आते हैं। अगर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब क्या? लैंड एरिया। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या? वाटर। एंड एटमॉस्फेयर मतलब क्या? एयर। यदि लैंड, वाटर और एयर सब मिल जाए तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन तैयार होता है, यही क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। लैंड, वाटर, एयर को सबको मिलाने का
सिंपल मीनिंग बनता है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट अर्थ। सो कंप्लीट अर्थ इज टुगेदर रेफर्ड एज अ बायोस्फीयर। इन सब का पूरा कॉम्बिनेशन ही कहलाता है बायोस्फीयर। बायो क्यों आया? बायो आया लिविंग की वजह से, ऑर्गेनिज्म। क्या ये अर्थ का, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, एयर वाटर लैंड का कॉम्बिनेशन ही ऑर्गेनिजम्स को लाइफ प्रोवाइड कर रहा है? यस। इसलिए इस पूरे सिस्टम को क्या बोल दिया? बायोस्फीयर। क्या पॉइंट एक और बनता है, वो क्या है? अर्थ इज रिगार्डेड एज, ये जो बायोस्फीयर है, रिगार्डेड एज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ये पॉइंट आता है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अब मैंने इसको इकोसिस्टम क्यों कहा? क्या यहां पर भी इस अर्थ में बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं? यस। ये तो इसके लैंड वाटर एटमॉस्फेयर है। क्या इनमें ऑर्गेनिजम्स भी हैं? यस। तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? बायोटिक। और इसके वाटर एयर वगैरह क्या हुए? एबायोटिक। तो इसका मतलब दुनिया का, जो हमारी जानकारी का एटलीस्ट पूरे नेचर में सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो क्या है? कंप्लीट अर्थ। और इसलिए कंप्लीट अर्थ या बायोस्फीयर को सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम की तो बेसिक डेफिनेशन ही ये थी कि ये बायोटिक एबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। तो हमारी हायरार्की में क्या फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है? यस। फॉरेस्ट प्लस ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, बिल्कुल। पूरे बायोम के अंदर भी आप लोगों ने नोटिस किया, इस बायोम के अंदर आप लोग नोटिस करेंगे ये फॉरेस्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ये फॉरेस्ट अलग अलग इकोसिस्टम है, लेकिन इन इकोसिस्टम का टाइप सेम है, और वो टाइप है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन अगर आप पूरे अर्थ की ही बात कर देंगे तो पूरे अर्थ पर इकोसिस्टम की वैरायटी बदलेगी, पर है तो वो इकोसिस्टम ना, कहीं ग्रासलैंड है, कहीं डेजर्ट है। सो दे आर टुगेदर कॉल्ड वन लार्ज इकोसिस्टम एंड दैट इज बायोस्फीयर। और इसीलिए बायोस्फीयर को हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमारा हायरार्की से रिलेटेड।